आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3 गैसियस स्टेट का। इससे पहले वाले लेक्चर अगर आप लोगों ने देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हमने आइडियल गैस को स्टार्ट किया हुआ था और मैंने उन्हीं लेक्चर्स में बताया था कि गैस को स्टडी करने का मतलब ही क्या होता है, उसके वेरिएबल्स को समझना। तो दो वेरिएबल्स हमने समझ लिए थे, टेम्परेचर और प्रेशर। हमने ये भी समझ लिया था कि टेम्परेचर को लिखने के लिए दो स्केल्स हैं, लेकिन हम हमेशा केल्विन को यूज़ करेंगे बिकॉज डिग्री सेल्सियस में हमने जो मरकरी कंसीडर किया उसके एक्सपेंशन को हमने इवन माना, लेकिन उसका एक्सपेंशन अलग अलग टेम्परेचर रेंज में अलग अलग होता है। तो अब हमने टेम्परेचर प्रेशर को समझने के बाद अब हम मूव कर रहे हैं हमारे तीसरे वेरिएबल के ऊपर, जो कि है वॉल्यूम। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं वॉल्यूम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा फ्री स्पेस अवेलेबल टू द पार्टिकल्स। मान लो मैंने एक कंटेनर के अंदर गैस को रखा हुआ है, तो गैस के पार्टिकल्स को कितना फ्री स्पेस चलने के लिए मिलेगा उस कंटेनर में, उस फ्री स्पेस को ही क्या कहेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ गैस। अब अगर स्टार्टिंग के लेक्चर्स आपने सुने हैं तो आप लोगों ने इसको भी ध्यान दिया होगा कि मैंने वहाँ पर भी बताया था कि जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो आइडियल गैस में वॉल्यूम कुछ अलग तरीके से लिखेंगे हम, और रियल गैस के केस में जब हम वॉल्यूम को मेंशन करेंगे तो अलग फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। तो आइए समझते हैं किस तरीके से हम वॉल्यूम को लिखेंगे आइडियल में और किस तरीके से रियल में, और क्यों ऐसा लिखेंगे अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले आइडियल की बात कर लेते हैं, फिर रियल को समझेंगे। आइडियल गैस के केस में हमने कहा कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो सीधा कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर है। तो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर सबसे पहले तो ये समझते हैं क्यों लिखते हैं हम वॉल्यूम ऑफ गैस को। दरअसल एक आइडियल गैस वो गैस होती है जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सभी पोस्टुलेट्स को फॉलो करे। स्टार्टिंग में बताया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आइडियल गैस के लिए ही दी गई थी। तो आइडियल गैस केटीजी के सभी पोस्टुलेट्स को फॉलो करता है, और केटीजी का ही एक पोस्टुलेट क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस के मॉलिक्यूल, जो गैस का मॉलिक्यूल है, अगर उसके वॉल्यूम की बात करें तो उस गैस के मॉलिक्यूल के वॉल्यूम जो होता है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। ठीक है, पार्टिकल का वॉल्यूम ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। यानी कि इस बात का अगर मैं मतलब समझाऊं तो इस कंटेनर में इस पार्टिकल ने जो वॉल्यूम एक्वायर किया है वो ऑलमोस्ट क्या है, ज़ीरो है। इस कंटेनर के अंदर इस पार्टिकल ने नेग्लिजिबल वॉल्यूम एक्वायर किया है, और ये बात बाकी मॉलिक्यूल्स पे भी वैलिड होगी। बाकी मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी क्या होगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा। तो बाकी सभी मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल या एक पार्टिकल के फ्री स्पेस की बात करूं, तो मान लो मैंने इस डब्बे का वॉल्यूम, इस कंटेनर का वॉल्यूम v माना, तो इस v स्पेस के, v वॉल्यूम के कंटेनर में इस पार्टिकल को कितना फ्री स्पेस मिलेगा, इस पार्टिकल को पूरा कंटेनर मिलेगा मूव करने के लिए। क्यों पूरा कंटेनर अवेलेबल है, बिकॉज बाकी जो ये सारे पार्टिकल्स हैं इन सब का वॉल्यूम तो क्या है, ज़ीरो है। तो किसी भी पार्टिकल ने इस कंटेनर का कोई भी वॉल्यूम एक्वायर नहीं कर रखा, तो सभी पार्टिकल्स को पूरा कंटेनर घूमने के लिए पूरा कंटेनर फ्री रहेगा। इसीलिए हम जब भी आइडियल गैस की वॉल्यूम लिखते हैं तो उसे कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर डायरेक्टली लिख देते हैं। अब रियल गैस ने क्या किया, आइडियल गैस के इस स्टेटमेंट को चैलेंज किया। रियल गैस ने कहा अगर गैस का वॉल्यूम, गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम ज़ीरो है, तो एक बात को एक्सप्लेन करो कि जब हम एक गैस पर प्रेशर लगाते हैं, मान लो मैंने यहाँ पर पिस्टन बनाया और अंदर कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं। अब मैं पिस्टन से इस गैस के ऊपर प्रेशर लगाऊं, एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाऊं, तो कुछ गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स थे हमारे पास और यहाँ पर सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। तो पहले तो मैं इस कन्वर्जन की बात कर लेता हूँ। गैस के जब पार्टिकल्स होंगे तो वो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे, लेकिन जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हुए तो वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, क्लोज पैकिंग में आ जाएंगे। सॉलिड में तुम्हें पता है क्लोज्ड पैकिंग होती है। अब गैस में जहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा था, वहीं सॉलिड के केस में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए, और इनके क्लोज आने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो वॉइड स्पेस था वो बहुत कम हो गया।
सॉलिड के केस में जो वॉइड स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। तो सॉलिड का जितना भी वॉल्यूम होता है ये सारा वॉल्यूम सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की वजह से ही होगा। इन मॉलिक्यूल्स की वजह से ही सॉलिड का कोई ना कोई वॉल्यूम रहा होगा। और जब हमने गैस को सॉलिडिफाई किया तो हमने ये देखा कि सॉलिड का जो वॉल्यूम था वो ज़ीरो के बराबर नहीं था। सॉलिड ने कंसीडरेबल वॉल्यूम एक्वायर कर रखा था। तो गैस से सॉलिड बनने में पार्टिकल्स तो सेम रहे, बस वो पास आ गए। तो अगर गैस में इन पार्टिकल्स का वॉल्यूम ज़ीरो था तो सॉलिड फेज में भी पार्टिकल्स का वॉल्यूम मिलके भी क्या होना चाहिए था, ज़ीरो ही। लेकिन ये वॉल्यूम ज़ीरो नहीं आया और इस बात ने ही प्रूव कर दिया कि गैस के मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम भी ज़ीरो नहीं होता। तो रियल गैस के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ गैस के मॉलिक्यूल ज़ीरो के बराबर नहीं होते। तो इसी चीज़ को कंसीडर करते हुए मैंने जब रियल गैस के मॉलिक्यूल्स को बनाया तो ध्यान देना मैंने इनका वॉल्यूम बढ़ा दिया है, बिकॉज रियल गैस के वॉल्यूम का रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता, यानी कि इस पार्टिकल ने इस कंटेनर में कोई ना कोई वॉल्यूम एक्वायर कर रखा है। तो अगर मैं एक पार्टिकल के फ्री स्पेस की बात करूं तो इस केस में रियल गैस के केस में ये फ्री स्पेस कितना होने वाला है, मुझे पता है वॉल्यूम ऑफ गैस फ्री स्पेस के ही बराबर है, इसीलिए मुझे फ्री स्पेस तो निकालना ही पड़ेगा। तो अब मैं अगर यहाँ पर फ्री स्पेस निकालूं तो फ्री स्पेस कितना होगा, पूरा कंटेनर का वॉल्यूम V है, लेकिन इस केस में अब पूरा कंटेनर अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है घूमने के लिए, बिकॉज बाकी पार्टिकल्स ने कुछ वॉल्यूम एक्वायर कर रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, पूरे कंटेनर का वॉल्यूम V है, उसमें से इन सारे पार्टिकल्स के वॉल्यूम को माइनस कर दूँ तो मुझे पता लग जाएगा एक पार्टिकल को कितना फ्री स्पेस मिला हुआ है, और फ्री स्पेस ही वॉल्यूम ऑफ गैस होता है। तो रियल गैस के केस में जब हम वॉल्यूम लिखते हैं तो कंटेनर का वॉल्यूम और माइनस कर देते हैं एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल टोटल वॉल्यूम जो बाकी पार्टिकल्स ने एक्वायर कर रखा है, उस एक्चुअल टोटल वॉल्यूम को हम क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, और यहाँ से ही क्या मिल जाता है हमें, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। आगे जाकर जब हम रियल गैस के लिए इक्वेशन बनाएंगे जिसे हम वैन डर वाल इक्वेशन कहेंगे, तो उसमें भी आप लोग देखेंगे कि कंटेनर के वॉल्यूम में से कुछ अमाउंट माइनस किया जाएगा। वो अमाउंट एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल टोटल स्पेस है जो बाकी पार्टिकल्स ने एक्वायर कर रखा होगा। तो आई होप आप लोगों को वॉल्यूम भी क्लियर हो गया होगा। इसके यूनिट को तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था, इसका यूनिट क्या होता है SI मीटर क्यूब, लेकिन जनरली हम इसे लीटर में कंसीडर करेंगे। तो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वेरिएबल और लास्ट वेरिएबल पर। लास्ट वेरिएबल कौन सा है हमारा, लास्ट वेरिएबल है अमाउंट। अब अमाउंट क्या बताएगा, अमाउंट रिप्रेजेंट करेगा कि एक क्लोज्ड कंटेनर में कितने मोल्स गैस के प्रेजेंट है। मोल्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा अमाउंट को, तो अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय मोल्स। अब मोल्स की अगर बात करें तो ये कोई नया टर्म नहीं है तुम लोगों के लिए, तुम्हें पता ही है, मोल्स को तो काफ़ी जगह पर यूज़ करते आ रहे हैं। मोल्स को निकालने के लिए दो फॉर्मूले हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। एक ऐसा फॉर्मूला जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट को एंड तक याद रहता है, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास, स्मॉल w क्या है, गिवन मास, जो भी मास तुम्हें गिवन है, और डिवाइड कर दो कैपिटल M, कैपिटल M होता है मोलर मास के साथ, और तुम्हें यहाँ से क्या पता लग जाएगा, तुम्हें यहाँ से मोल्स पता लग जाएंगे कि गैस के उस कंटेनर में कितने मोल्स हैं। ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। दूसरे फॉर्मूले की अगर बात करें तो दूसरा फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम, जो भी गैस का वॉल्यूम तुम्हें गिवन है उस गिवन वॉल्यूम को डिवाइड कर दो मोलर वॉल्यूम के साथ। दोनों को अगर डिवाइड करोगे तब भी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही था। हो सकता है इस फॉर्मूले में कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही हो, तो ये फॉर्मूला मैंने किस तरीके से डिराइव किया उस चीज़ को समझते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से आया इस चीज़ को समझते हैं। हाँ, जैसे कि मैं बोल रहा था, एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है उसी को हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। जब भी हम डाटा एक मोल के लिए लिखते हैं तो हम उस डाटा के आगे मोलर लगा देते हैं। जैसे कभी कभार हम हीट कैपेसिटी निकाल रहे हैं एक मोल पार्टिकल्स की, तो हम बोलते हैं उसे मोलर हीट कैपेसिटी। वो एक मोल पार्टिकल्स की हीट कैपेसिटी होती है। उसी तरीके से जब हम एक मोल गैस की वॉल्यूम की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं मोलर वॉल्यूम।
तो 1 मोल गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम होता है Vm, मोलर वॉल्यूम के बराबर। अब इस चीज को ही उल्टा करके रिवर्स करके लिखते हैं। अगर मैं इस चीज को रिवर्स करके लिखूं तो Vm लीटर वॉल्यूम में, यानी कि मोलर वॉल्यूम में कितने मोल्स होंगे? मोलर वॉल्यूम में कितने मोल्स थे? 1 मोल। आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, रिवर्स किया है बस। अगर Vm लीटर मोलर वॉल्यूम में 1 मोल है तो 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस में कितने मोल्स होंगे? इसके लिए तो यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। 1 लीटर वॉल्यूम में कितने मोल्स होंगे? 1/Vm। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही अगर मैं तुम्हें V लीटर वॉल्यूम दे दूं और तुमसे मोल्स पूछूं तो V लीटर में कितने होंगे? V लीटर में मोल्स हो जाएंगे V/Vm के बराबर। तो इस तरीके से हमने डिराइव किया है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम के। इस फॉर्मूले के साथ दिक्कत क्या है? इस फॉर्मूले के साथ दिक्कत है ये मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम तो हमेशा ही तुम्हें दे रखा होगा, अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो गिवन वॉल्यूम दे रखा होगा। मोलर वॉल्यूम की कुछ वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए, और अगर कोई अलग सा केस है तो उस केस में तुम्हें मोलर वॉल्यूम गिवन होगा, लेकिन कुछ कंडीशंस तुम्हें याद ही होनी चाहिए। कौन सी हैं वो कंडीशंस, उन्हें समझते हैं। कंडीशंस जो हम गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे वो कंडीशंस 2 हैं। एक तो है एसटीपी की कंडीशन और एक है एसएटीपी। एसटीपी का मतलब क्या है? एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन है, जबकि एसएटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। IUPAC की लेटेस्ट रिकमेंडेशन के बेसिस पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। 2 तरह की कंडीशंस हैं हमारे पास, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है वो याद रखना, वो रिप्रेजेंट करती है 0 डिग्री सेल्सियस को, और एसएटीपी रिप्रेजेंट करती है 25 डिग्री सेल्सियस को। ये बेसिक सा जानकारी दे रहा हूँ अभी मैं, पूरी डिटेल में अभी बात करेंगे। बस ये याद रखना, एसटीपी 0 डिग्री सेल्सियस और एसएटीपी 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहीं से ही आगे अगर बढ़े हम तो एसटीपी को अगर पूरे सही से समझे तो इसका, जैसा कि मैंने कहा था, नाम है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसकी पूरी कंडीशंस को अगर मैं समझाऊं तो एसटीपी पे टेम्परेचर का वैल्यू क्या होने वाला है? 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर वेरी कर सकता है, टेम्परेचर तो सेम रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर वेरी कर सकता है। अगर प्रेशर में 1 atm मानूं तो मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। ये याद रखना, 1 मोल गैस का वॉल्यूम इस टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है 22.4। अगर मोलर वॉल्यूम तुम्हारा 22.4 है तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, यानी कि मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो तुम? मोल्स निकाल सकते हो गिवन वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करके। मोलर वॉल्यूम 22.4 आएगी। लेकिन अगर इसी टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर को 1 बार बना दूं तो यहाँ पर मोलर वॉल्यूम 22.7 आया। तो यहाँ से अगर तुम कंपेयर करो, जब यहाँ से हम यहाँ पर मूव करते हैं तो मोलर वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज हम प्रेशर की टर्म्स में अगर देखें तो प्रेशर की टर्म्स में हम 1 atm से 1 बार की तरफ जा रहे हैं। और तुम्हें मैंने लास्ट क्लास में बताया था, atm और बार में atm बड़ा यूनिट है और बार छोटा है। तो 1 atm प्रेशर ज़्यादा होता है, 1 बार प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर कम होगा तो अपने आप मोलर वॉल्यूम को तो बढ़ना ही था। और इस मोलर वॉल्यूम की मदद से ही तुम क्या कर सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हो, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम विच इज 22.7। तो ये तो होती हैं एसटीपी की कंडीशंस। नेक्स्ट है हमारे पास एसएटीपी। एसएटीपी पुराने टाइम में एनटीपी भी इसी का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब एसएटीपी ने इसे रिप्लेस कर दिया। एसएटीपी की अगर बात करें तो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर होता है 1 atm, और जैसे कि हमने देखा टेम्परेचर बढ़ गया तो यहाँ पर मोलर वॉल्यूम जो आती है वो 24.4 लीटर के आसपास आती है मोलर वॉल्यूम। अगर मोलर वॉल्यूम 24.4 है तो मोल्स निकालने के लिए गिवन वॉल्यूम को डिवाइड कर दो इस मोलर वॉल्यूम के साथ, ठीक है। सिमिलरली टेम्परेचर सेम रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन दूसरा प्रेशर हो सकता है 1 बार। अब फिर से प्रेशर की टर्म्स में 1 atm से 1 बार जाने का मतलब प्रेशर कम हुआ,
प्रेशर कम हुआ तो फिर से क्या होगा, मोलर वॉल्यूम बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखो 1 atm से 1 बार जाने पर, 1 atm से जब 1 बार पे गए तो सेम डिक्रीज हुआ प्रेशर का। प्रेशर का सेम डिक्रीज होने की वजह से जो वॉल्यूम में इंक्रीज है या वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट है वो भी क्या है, सेम हो रहा है। 0.4 से कहाँ गया, 24.4 से कहाँ गया, 24.7। जो इंक्रीज है वो 0.3 atm का ही है या 0.3 का ही है। पिछले केस में भी क्या था, 0.3 लीटर का ही इंक्रीज हुआ था, बिकॉज वहाँ पर भी इक्वल डिक्रीज किया था प्रेशर में। यहाँ पर भी इक्वल ही डिक्रीज किया है प्रेशर में, इसीलिए वॉल्यूम में जो इंक्रीज है वो भी 0.3 रहेगा। तो अगर मोलर वॉल्यूम 24.7 है तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम विच इज 24.7। अब लेटेस्ट रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हमने एनटीपी को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया। एसएटीपी और एसटीपी को हम यूज करते हैं। तो आई होप यहाँ तक वेरिएबल्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को ही किस तरह से आपस में रिलेट करना है वो गैस लॉज के अंदर पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।